Welcome to the best Academy of Science Nagpur. In previous video we have started unit number 4 of organic chemistry which belongs to BSc 6th semester नागपुर यूनिवर्सिटी और वहाँ पर उस पार्ट का नाम था हमारे सिंथेटिक डाइज। सो सिंथेटिक डाइज में मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया कि डाइज क्या होते हैं। सो डाइज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच इम्पार्ट विच गिव कलर टू एनी मटेरियल, जैसे कि प्लास्टिक हो गया या फिर फाइबर हो गया या फिर फैब्रिक हो गया या फिर ड्रग्स हो गए या फिर हेयर की अगर बात करते हैं, कॉस्मेटिक्स की अगर बात करते हैं या फूड इंडस्ट्री में अगर बात करते हो, तो ये जितनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो कोई सब्सटेंस को कलर इम्पार्ट करने का काम करते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को आप लोगों ने कहे थे डाइज। उसके बाद में डाइज दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक को आप लोग कहते हो नेचुरल डाई और दूसरे को कहते हो आप लोग सिंथेटिक डाई। नेचुरल डाई दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट, एनिमल्स या फिर कुछ इनवर्टिब्रेट्स है जिनमें से हमको डाइज मिलते हैं, मिनरल्स है जिनमें से हमको डाइज मिलते हैं। सो दीज वेयर द नेचुरल डाइज। जबकि हमको बात करनी है सिंथेटिक डाइज की, जो हम लोग लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करने वाले हैं केमिकल रिएजेंट को रिएक्ट करके। सो सिंथेटिक डाइज का हम लोगों ने डेफिनेशन देखे, कौन सी क्वालिटीज डाइज में रहनी चाहिए, तो क्वालिटीज ऑफ आइडियल डाई, ये भी चीज़ हम लोगों ने पढ़े। फिर ये डाइज कलर्ड क्यों है, कोई भी सब्सटेंस कलर्ड रहेगा या कलरलेस रहेगा ये तय कौन करता है, उसके बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया। कलर एंड कंस्टिट्यूशन से रिलेटेड दो थेरीज हम लोगों ने इस लेसन में डिस्कस किए थे और वो थी एक ऑटो विट थेरी, जिसको आपने कहे क्रोमोफोर, जिसको एक को आपने कहे ऑक्सोक्रोम। सो उसी थेरी को क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम थेरी भी कहा गया और वहाँ पर हम लोगों ने पढ़े कि क्रोमोजोम क्या होते हैं, क्रोमोफोर क्या होते हैं, ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। उसके बाद में सेकेंड थ्योरी जो थी, जो इलेक्ट्रॉन की भाषा में हमको कलर एंड कंस्टिट्यूशन समझाकर बता रहे थे, उसे हम लोग कहते थे मॉडर्न थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। और उस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी को हमने दो थ्योरीज की मदद से एक्सप्लेन किए। एक को आप लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहे VBT और दूसरे को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहे। उसके बाद में हम लोग आए कि कॉन्जुगेशन बढ़ने से आपका एब्जॉर्प्शन ये लॉन्गर वेवलेंथ के तरफ, मतलब विजिबल रीजन के तरफ कैसे क्या मूव होता है, इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन ऑन द एब्जॉर्प्शन बाय एनी कंपाउंड, उसका मतलब हम लोगों ने समझे। उसके बाद में वहीं पर हम लोगों ने बाथोक्रोमिक इफेक्ट पढ़े थे, हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट पढ़े थे। तो ये सब चीज़ें हम लोग प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके थे। नाउ हमें चलना है आज के टॉपिक के तरफ और वही उसी लेसन से रिलेटेड कोई एक हेडिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज। क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज। सो डाइज जो हमें पढ़ना है यहाँ पर सिंथेटिक डाइज ही पढ़ना है। अगर आप लोग उसके सोर्सेस के ऊपर जाते हो तो दो प्रकार के डाइज रहेंगे, एक नेचुरल डाइज है और दूसरे सिंथेटिक डाइज है। नेचुरल डाइज आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, animals, some microorganisms, some invertebrates, some minerals, whereas synthetic dyes are the dyes which we have to synthesize in laboratory with the help of chemical reaction. So we are interested in synthetic dyes. तो ये synthetic dyes का classification हम लोगों को पढ़ना है। तो dyes का जो classification है वो दो बेसिस पर करता हूँ। So classification on the basis of chemical composition, किस डाइज में ऐसा क्या खास रहता है, कौन से ग्रुप्स प्रेजेंट रहते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल कंपोजिशन और द स्ट्रक्चर ऑफ डाई, दीज डाइज आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स। स्ट्रक्चर की बात करो, अगर हम लोग केमिस्ट की अगर बात करते हैं, जो हम ये जो केमिस्ट इस डाइज को सिंथेसाइज करने वाला है, सो वो केमिस्ट केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर क्या करता है, ये क्लासिफिकेशन करता है। लेकिन दूसरा जो है कि हमने जो डाई बनाकर दिए उस डाई को उस आर्टिकल के ऊपर कैसे अप्लाई करना। सो ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ एप्लीकेशन डाइज आर classified into different types. So on the basis of chemical composition, on the basis of structure, on the basis of chromophore and oxochrome present in the given dye, these dyes are classified into following type, and first number is, and that is nitroso dye.
सो नाइट्रोसोडाई, सो यहाँ पर एज नेम सजेस्ट, नाम से ही पता चलता है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है क्रोमोफोर कौन है और ऑक्सोक्रोम कौन है, और उसका एक एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखना है। बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग क्वेश्चन रहेगा, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन और स्ट्रक्चर, और गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम प्रेजेंट। तो आप लोग को ये आंसर लिखना पड़ेगा। सो नाइट्रोसोडाई की अगर बात करते हैं तो मैंने प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों को क्रोमोफोर बताया, ऑक्सोक्रोम बताया, और क्रोमोफोर मतलब ऐसे अनसैचुरेटेड ग्रुप्स मॉलिक्यूल में प्रेजेंट रहने वाले जिनकी वजह से उस मॉलिक्यूल को, उस कंपाउंड को, उस डाई को कलर मिल जाता है। जैसे बेंजीन के ऊपर आप लोगों ने लगाया, बेंजीन अकेला लिए थे तो सर वो कलरलेस था, लेकिन बेंजीन के ऊपर जैसे आपने NO2 ग्रुप लगाए वैसे ही सर वो येलो कलर का बन गया था। मतलब NO2 ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग द कलर टू दैट कंपाउंड। सो ऐसे अनसैचुरेटेड ग्रुप जो कोई कंपाउंड को कलर इम्पार्ट करते हैं, ऐसे अनसैचुरेटेड ग्रुप्स को आप लोगों ने क्रोमोफोर कहे। जबकि ऑक्सोक्रोम मतलब ऐसे ग्रुप्स जिनमें एक तो भी एटम के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वो खुद उस कंपाउंड को कलर इम्पार्ट नहीं करता। ऑक्सोक्रोम आर सर्टन ग्रुप्स विच डू नॉट इम्पार्ट कलर टू एनी कंपाउंड बट बाय इट्स प्रेजेंस इट कैन इंटेंसिफाई द कलर ऑफ दैट कंपाउंड। मतलब बेंजीन लिए थे, बेंजीन के ऊपर, बेंजीन कलरलेस था, बेंजीन के ऊपर NO2 लगाए, येलो कलर का कंपाउंड बन गया, और बाद में उस नाइट्रोबेंजीन के साथ में आप लोगों ने सपोज OH लगा दिए या फिर NH2 अगर लगा दिए, तो ऐसे ग्रुप्स उस येलो कलर को इंटेंसिफाई करते हैं। सो क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम का मतलब हम लोगों ने समझे थे वीडियो नंबर 1 में इस लेसन से रिलेटेड, चाहे तो आप लोग उसको पहले देख सकते हो। नाइट्रोसोडाई, सो इन नाइट्रोसोडाई आपको इस आंसर में याद क्या रखना है कि क्रोमोफोर याद रखना है और ऑक्सोक्रोम याद रखना है। सो इन नाइट्रोसोडाई, नाइट्रोसो ग्रुप मतलब बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, सो नाइट्रोसो ग्रुप इज प्रेजेंट एज क्रोमोफोर। तो ये क्रोमोफोर के तौर पर काम करता है या प्रेजेंट रहता है, जबकि हाइड्रोक्सी ग्रुप इज प्रेजेंट, हाइड्रोक्सी ग्रुप इज प्रेजेंट एज ऑक्सोक्रोम, एज ऑक्सोक्रोम। तो ये सर क्रोमोफोर कौन प्रेजेंट है, ऑक्सोक्रोम कौन प्रेजेंट है। और एग्जाम्पल की अगर बात करते हो तो एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं यहाँ पर, गैम्बीन नाम का, गैम्बीन कहते हो या फिर गैम्बीन वाई भी कहा जाता है सर इस नाइट्रोसोडाई के एक एग्जाम्पल को। सो गैम्बीन डाई का स्ट्रक्चर किस तरीके से है, तो यहाँ पर 2 बेंजीन रिंग लेना पड़ेगा आप लोगों को। स्ट्रक्चर वगैरह आपको ड्रॉ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है एग्जाम में, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। यहाँ पर लगा दोगे N डबल बॉन्ड O और यहाँ पर लगा दोगे OH। सो ये जो ग्रुप प्रेजेंट है ये नैप्थलीन था, नैप्थलीन के एक कार्बन पर आप लोगों ने लगा दिए NO ग्रुप मतलब नाइट्रोसो ग्रुप, एंड दिस नाइट्रोसो ग्रुप इज प्रेजेंट एज अ क्रोमोफोर, वेयर एज at its adjacent position hydroxy group which is present as ऑक्सोक्रोम। अब बेंजीन को OH लगा है तो आप लोग उसको फिनोलिक कह सकते हो, फिनोलिक OH कह सकते हो। तो ये गैम्बीन वाई का स्ट्रक्चर हो जाता है। तो आपको लिखना क्या है नाइट्रोसोडाई में, these are the dyes in which nitroso group is present as chromophore whereas hydroxy group is present as ऑक्सोक्रोम। एग्जाम्पल इज गैम्बीन वाई। स्ट्रक्चर आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए एग्जाम में आपको हर एक डाई का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना नहीं है। उसके बाद में सेकेंड डाई के तरफ अगर चलता हूं, सो सेकेंड डाई इज नाइट्रोसोडाई। सो एज नेम सजेस्ट, नाम से ही पता चलता है। सो इन नाइट्रोसोडाई, सॉरी नाइट्रो सो हो गया नाइट्रोडाई, नाइट्रोडाई। सो NO2 ग्रुप इज प्रेजेंट, NO2 ग्रुप इज प्रेजेंट एज क्रोमोफोर। तो ये क्रोमोफोर के तौर पर प्रेजेंट रहता है, जबकि
हाइड्रोक्सी ग्रुप इज प्रेजेंट एज ऑक्सोक्रोम. सो OH ग्रुप इज प्रेजेंट एज ऑक्सोक्रोम. तो ये ऑक्सोक्रोम के तौर पर प्रेजेंट रहता है. जैसे कि एग्जाम्पल आप लोगों को देता हूं मैं, पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल. तो ये स्ट्रक्चर से तो आप लोग फैमिलियर हो. ये बेंजीन रिंग पर लगा दिया आपने OH मतलब फिनॉल. अब ये फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड पोजीशन पर NO2, फोर्थ पोजीशन पर NO2. सो 1 2 3 4 5 6 सिक्स पोजीशन पर NO2. तो ये बन गया 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड. तो यहाँ पर आप तो एक चीज देख रहे हो, NO2 इज अनसैचुरेटेड ग्रुप, N डबल बॉन्ड O और उसी नाइट्रोजन को लगा एक ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से. तो ये जो नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, दिस इज प्रेजेंट एज अ क्रोमोफोर एंड OH इज प्रेजेंट एज ऑक्सोक्रोम. तो ये सेकेंड टाइप हुआ. तो कैसे लिखोगे इसमें, इन नाइट्रोडाई नाइट्रो ग्रुप इज प्रेजेंट एज क्रोमोफोर वेर एज हाइड्रोक्सी ग्रुप इज प्रेजेंट एज ऑक्सोक्रोम. एग्जाम्पल पिक्रिक एसिड. स्ट्रक्चर वगैरह आपको ड्रॉ करके बताने की जरूरत नहीं है. अब उसके बाद में मैं चलता हूं थर्ड टाइप ऑफ डाई एंड दैट इज एजोडाई. सो एजोडाई का मतलब यहां पर एक चीज आपको समझ में आ रही है कि एजो मतलब N डबल बॉन्ड N और नाइट्रोजन की दोनों वैलेंसी एक एक फ्री हो गई. सो ये जो एजो ग्रुप है, सो एजो ग्रुप इज प्रेजेंट एज क्रोमोफोर. तो ये क्रोमोफोर के तौर पर प्रेजेंट रहता है. जबकि NH2 ग्रुप जो होता है इज प्रेजेंट एज ऑक्सोक्रोम. तो आपको स्ट्रक्चर वगैरह बताने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बताना है कि क्रोमोफोर कौन है, ऑक्सोक्रोम कौन रहता है और एग्जाम्पल का नाम लिखना है. सो एजोडाई, इन एजोडाई एजो ग्रुप इज प्रेजेंट एज क्रोमोफोर एंड अमाइनो ग्रुप इज प्रेजेंट एज ऑक्सोक्रोम. और एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि फूड इंडस्ट्री में जो हम लोग डाइज यूज करते हैं कलरिंग एजेंट के तौर पर, सो नियर अबाउट 60 to 70% ऑफ डाइज, जो फूड इंडस्ट्री में हम लोग जो डाइज यूज करते हैं, सो नियर अबाउट 60 to 70% ऑफ डाइज कलरिंग पिगमेंट आर बिलोंग्स टू द एजोडाई. सो एजोडाई से बिलोंग करते. अब डिपेंड करता है सर कि हमारे मॉलिक्यूल में N डबल बॉन्ड N एजो ग्रुप कितना प्रेजेंट है. यदि एजो ग्रुप एक ही प्रेजेंट रहता है तो उसको कहा जाता है मोनो एजोडाई. और दूसरा, यदि दो एजो ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं सो बाई एजोडाई या फिर 20 एजोडाई भी कहा जाता है. एग्जाम्पल की अगर बात करता हूं मैं तो मोनो एजोडाई का एग्जाम्पल है मेरे पास में मिथिल ऑरेंज, जिसको आप लोग टाइट्रेशन के दौरान यूज करते हो एज इंडिकेटर. और 20 एजोडाई का एग्जाम्पल है मेरे पास में कॉन्गो रेड. सो कॉन्गो रेड नाम का एग्जाम्पल आप लोगों का 20 एजोडाई का एग्जाम्पल रहेगा. तो यहां पर मैं लिखूंगा कैसे, एजोडाई कंटेन्स एजो ग्रुप एज क्रोमोफोर एंड अमाइनो ग्रुप एज ऑक्सोक्रोम. डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एजो ग्रुप, these एजोडाइज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप. First number small a monoazodai. These dye contain only one azo group as chromophore and amino group as oxochrome. Example is methyl orange. Bis azodai. These azodai contains two azo group as chromophore and amino group as oxochrome. Example is Congo red. So remember that near about 60 to 70% of dyes that we used in food industry that belongs to the category of azo dye. तो तीन टाइप हमारे हो गए हैं, नाइट्रोसोडाई, नाइट्रोडाई, एजोडाई और अब हम लोग चल रहे हैं ट्राइफिनिल मीथेन डाई. सो ट्राइफिनिल मीथेन डाई, ट्राइफिनिल मीथेन डाई. सो मीथेन के बारे में आप लोगों को पता है, मीथेन मतलब एक कार्बन और एक कार्बन पर लगे होंगे तीन एरोमेटिक रिंग.
ये एक कार्बन पर लगे रहते हैं ऐसे तीन तीन एरोमेटिक रिंग। सो ये तीन तीन एरोमेटिक रिंग इट रिसेंबल्स विद द फिनिल ग्रुप। सो कार्बन, सेंट्रल एटम कार्बन इज अटैच्ड विथ 3 aromatic ring, so their structure resembles with such type of structure. But remember that out of one phenyl group, the one phenyl group, one aromatic ring will be of that is क्यूनोनॉइड। सो यहां पर हम लोगों कहेंगे कि यहां पर पैरा क्यूनोनॉइड का स्ट्रक्चर ये इतना पोर्शन जो आप लोगों ने ड्रॉ किए हैं। सो पैराक्यूनोनॉइड एज क्रोमोफोर। सो ये क्रोमोफोर के तौर पर प्रेजेंट रहता है, जबकि हाइड्रोक्सी ग्रुप इज प्रेजेंट एज ऑक्सोक्रोम। सो ट्राइफिनिल मीथेन डाई नाम क्यों दिया गया? सर मीथेन मतलब एक कार्बन एंड वन कार्बन इज अटैच्ड विथ 3 फिनिल टाइप स्ट्रक्चर and one of the aromatic ring is in the form of paraquinonoid form. So in triphenyl methane di, one carbon central atom carbon is attached with 3 phenyl group, out of which one phenyl group is here OH नहीं, अमाइनो ग्रुप, जैसे कि एजोडाई में होता है वैसे ही अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है यहाँ पर ऑक्सोक्रोम के तौर पर। सो यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर NH2, यहाँ पर भी NH2। So in this type of dyes, one carbon is attached with 3 aromatic ring, out of which one aromatic ring is nothing but a paraquinonoid group, and these paraquinonoid group act as a chromophore and amino group will present as ऑक्सोक्रोम। तो ये हो गया उसके क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम के बारे में। और एग्जाम्पल की अगर बात करता हूं, सो एग्जाम्पल इज क्रिस्टल वायलेट। एग्जाम्पल इज क्रिस्टल वायलेट। हम लोग सामने इनका सिंथेसिस पढ़ने वाले हैं, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने वाले हैं। तो अल्टीमेटली हम लोग वहाँ पर कॉन्गोरेट का भी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, मिथिल ऑरेंज का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, क्रिस्टल वायलेट का स्ट्रक्चर क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। सो यहाँ पर आपको सिर्फ एग्जाम्पल के नाम देने हैं। सो ये हो गया चौथा डाई, जिसको आप लोग क्या कहोगे? ट्राइफिनिल मीथेन डाई। कौन से डाइज पढ़े हम लोग? सो डिपेंडिंग अपॉन the chemical composition structure of the dye, these are classified into following types. Nitroso dye. In these dye, nitroso group is present as chromophore and hydroxy group is present as oxochrome. Example Gambin Y. There is no need to draw structure in exam, that is only for your information. Second type, nitro dye. This type of dye contain nitro group as chromophore and hydroxy group is present as oxochrome. Example is picric acid. This is the structure of picric acid. There is no need to draw this structure in exam. नहीं, आपको नीड नहीं है। 2.5 मार्क के लिए क्वेश्चन रहता है। एजो डाई, दिस टाइप ऑफ डाई कंटेन एजो ग्रुप एज क्रोमोफोर एंड अमाइनो ग्रुप इज प्रेजेंट एज ऑक्सोक्रोम। अमाइनो ग्रुप रह सकता है या सब्सटीट्यूटेड अमाइनो ग्रुप रह सकता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एजो ग्रुप, दीज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप। मोनो एजो डाई, दिस एजो डाई कंटेन ओनली 1 एजो ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप, वेयर एज एग्जाम्पल मिथिल ऑरेंज। Bi-azo dye या bis-azo dye, these azo dye contain 2 azo group as chromophore and amino group as oxochrome. Example is Congo red. 4th, triphenyl methane dye. In this dye, the central atom carbon is attached with 3 aromatic type of ring, out of which one ring is in the form of paraquinonoid group, and therefore we can consider triphenyl methane dye contain paraquinonoid as oxochrome and chromophore and amino group as oxochrome. Example is crystal violet. ये हो गए 4 टाइप हम लोगों ने यहाँ पर रिपीट किए। उसके बाद में 5वें टाइप की तरफ चलता हूँ। सो 5वां टाइप है थैलीन डाई कहते हैं आप लोग उसको, एंथ्राक्विनोन डाई हम लोग पहले लेंगे और उसके बाद में
थैलीन डाई लेते हैं। सो एंथ्राक्विनोन डाई। सो एंथ्राक्विनोन का मतलब क्या होता है? सो देखो यहाँ पर अभी हम लोग 5th टाइप पढ़ने जा रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन। सो दैट इज 5th टाइप एंथ्राक्विनोन डाई। सो ये एंथ्रा का मतलब होता है दैट स्ट्रक्चर इज रिसेंबल्स विद द एरोमेटिक कंपाउंड एंथ्रासीन। ये एक बेंजीन रिंग, 2 बेंजीन रिंग अगर आप लोग वाया 2 कार्बन फ्यूज करते हो तो इसको नैफ्थलीन कहा जाता है, और 3 बेंजीन रिंग आप लोग फ्यूज करते हो तो इसको कहा जाता है सर एंथ्रासीन। और ये इस तरीके के जो डाइज है इनमें भी ऐसे 3 हेक्सागोनल रिंग एक दूसरे के साथ में फ्यूज्ड है, मतलब देयर स्ट्रक्चर रिसेंबल्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड एंथ्रासीन एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज एंथ्रा डाई। अब ये क्यूनोन क्या होता है? तो क्यूनोन हम लोगों ने देखे कि सर 2 तरीके के ग्रुप क्रोमोफोर के तौर पर प्रेजेंट रहते हैं। एक ये रहा अर्थो पोजीशन पर, सो अर्थोक्विनोनॉइड ग्रुप, और दूसरा होता है पैराक्विनोनॉइड जो हम लोगों ने ट्राइफिनिल मीथेन डाई में पढ़े, ये पैराक्विनोनॉइड ग्रुप। तो सर क्विनोनॉइड ग्रुप प्रेजेंट रहना ये उसे क्यूनोन नाम देता है। सो ऐसे डाइज जिनका स्ट्रक्चर रिसेंबल करता है एरोमेटिक कंपाउंड एंथ्रासीन के साथ में और जिसमें क्विनोनॉइड ग्रुप प्रेजेंट रहता होगा क्रोमोफोर के तौर पर, ऐसे डाइज को आप एंथ्राक्विनोन डाई कहोगे। सो दीज डाई कंटेन ऑर्थोक्विनोनॉइड ग्रुप, पैराक्विनोनॉइड ग्रुप एज क्रोमोफोर, पैराक्विनोनॉइड ग्रुप एज क्रोमोफोर। सो क्रोमोफोर के तौर पर पैराक्विनोनॉइड ग्रुप प्रेजेंट रहता है। पैराक्विनोनॉइड का स्ट्रक्चर हम लोग देख चुके हैं, ये 6 मेंबर्ड रिंग, डबल बॉन्ड और ये रहे अल्टरनेट डबल बॉन्ड। सो पैराक्विनोनॉइड ग्रुप इज प्रेजेंट एज क्रोमोफोर एंड OH ग्रुप इज प्रेजेंट एज ऑक्सोक्रोम। तो ये ऑक्सोक्रोम के तौर पर प्रेजेंट रहता है। एग्जाम्पल के तरफ अगर चलता हो एंथ्राक्विनोन डाई के, तो एग्जाम्पल है एलिजेरिन नाम का। हम लोग पढ़ेंगे ना इसके में थोड़ा प्रिपरेशन पढ़ेंगे, इनके डिटेल में स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पर और एक बार रिकॉल हो जाएगा कि सर व्हाट इज द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एलिजेरिन नाम के डाई का। सो एंथ्राक्विनोन डाई के बारे में क्या लिखोगे? सो दीज डाई और द स्ट्रक्चर ऑफ दीज डाई resembles with the aromatic compound anthracene, and since their quinonoid group is present, so such type of dyes are called as anthraquinone dye. So the here paraquinonoid group is present as a chromophore and hydroxy group is present as a oxochrome. Example is alizarin. और 6th नंबर जो है उसको मैं कहूँगा थैलीन डाई, उसको मैं कहूँगा थैलीन डाई। So thallene dye, sir, thallene that is nothing but comes from phenolphthalein. So यहाँ पर अर्थोक्विनोनॉइड ग्रुप जो होता है, अर्थोक्विनोनॉइड ग्रुप इज प्रेजेंट एज क्रोमोफोर, अर्थोक्विनोनॉइड ग्रुप इज प्रेजेंट एज क्रोमोफोर एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप इज प्रेजेंट एज ऑक्सोक्रोम। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो तो आपको ऑक्सोक्रोम सभी में 6 में से 4 तरीके के डाइज में आपको OH ही दिखता है ऑक्सोक्रोम के तौर पर। सिर्फ तीसरे और चौथे नंबर का जो डाई आपने पढ़े एजो डाई और ट्राइफिनिल मीथेन डाई, उसी में आपको अमाइनो ग्रुप दिखता है ऑक्सोक्रोम के तौर पर। सो थैलीन डाई दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द थैलिक एनहाइड्राइड या थैलिक एसिड से रिसेंबल करता है। सो दीज orthoquinonoid present as chromophore and OH group is present as oxochrome, and example of these dye is phenolphthalein। और phenolphthalein को हम लोग प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो डाई के तौर पर यूज़ नहीं करते, लेकिन एसिड बेस टाइट्रेशन में हम लोग उसको इंडिकेटर के तौर पर यूज़ करते हैं। तो ये कुछ 6
मेन टाइप्स हम लोगों ने देखे ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन। पहला नाइट्रोसोडाई, सेकेंड नाइट्रोडाई, तीसरा एजोडाई, चौथा ट्राइफिनिल मीथेन डाई, पांचवा एंथ्राक्विनोन डाई, सिक्स्थ थैलीन डाई, और वहाँ पर प्रेजेंट थे हमारे क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम। उसके अलावा भी हम लोग ढेर सारे डाइस का क्लासिफिकेशन दे सकते हैं, जैसे कि 7th नंबर अगर हम लोग चलते हैं तो सल्फर डाई भी प्रेजेंट होता है। उसके बाद में सल्फर डाई भी कहते हैं जहाँ पर सल्फर प्रेजेंट होता है। उसके बाद में डाइथायाजीन डाई भी होता है। उसके बाद में वैसे ही लैक्टोन डाई भी होते हैं जहाँ पर लैक्टोन ग्रुप प्रेजेंट रहता है, और ऐसे ढेर सारे हम लोग और भी उसके क्लासिफिकेशन में टाइप्स लिख सकते हैं। सो ये रहे आप लोगों के 6 types, main types depending upon the chemical structure and depending upon the chemical composition, depending upon the structure, depending upon the chromophore and auxochrome present. So this is about the classification of dye on the basis of their chemical composition. Now we have to move towards the classification on the basis of द मेथड ऑफ अप्लीकेशन, कि उसको अप्लाई की कैसे क्या किया जाता है। जब कोई डाई को मुझे कोई फैब्रिक के ऊपर अप्लाई करना है तो सर फैब्रिक के ऊपर जब अप्लाई करोगे तो सर उस डाई को पर्टिकुलरली आप कैसे अप्लाई करोगे। सो डिपेंडिंग अपॉन द मेथड ऑफ अप्लीकेशन डाइज आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग सब टाइप्स। तो कौन से टाइप्स है यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है। सो classification, second type, B type of classification on the basis of mode of application। तो एक चीज तो हमेशा ध्यान रखो कि जब कभी कोई आर्टिकल के ऊपर आप डाई अप्लाई करते हो तो उस आर्टिकल और डाई के बीच में कुछ तो भी बॉन्डिंग बनती होगी। अब बॉन्डिंग किन किन तरीके से रह सकती है। सो इफ आई taken some article and if I have to apply certain dye on that article, so what type of interaction will be there? So dye और article के बीच में बन सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, डाई और आर्टिकल के बीच में बन सकता है आयोनिक बॉन्ड, डाई और आर्टिकल के बीच में बन सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। सो डाई और आर्टिकल्स के बीच में बन सकते हैं वैंडर वाल फोर्सेस। So all these are the forces which are present between the article and the dye। तो ये जो फोर्सेस किस तरीके से अप्लाई होते हैं, किस तरीके से तैयार होते हैं, वो तो डिपेंड करता है सर कि आपका मतलब आपका आर्टिकल कैसा है। आपके आर्टिकल के ऊपर भी कोई एसिडिक ग्रुप लगे हो सकते हैं, बेसिक ग्रुप लगे हो सकते हैं या न्यूट्रल ग्रुप लगे रह सकते हैं, जबकि आपके डाई में भी एसिडिक ग्रुप या बेसिक ग्रुप या न्यूट्रल ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो उनके बीच का जब इंटरेक्शन होता है तो उनके बीच में ये 4 तरीके की बॉन्डिंग पॉसिबल होती है ताकि वो डाई उस आर्टिकल के ऊपर फर्मली अटैच्ड हो जाए। सो ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ एप्लीकेशन दीज आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स एंड फर्स्ट टाइप दैट इज एसिडिक डाई। सो एसिडिक डाई एज अ नेम सजेस्ट कि यहाँ पर कोई तो भी एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट रहते होंगे। सो दे कंटेन एसिडिक ग्रुप, मतलब ये डाई के पास में प्रेजेंट होते हैं एसिडिक ग्रुप। लाइक कौन से एसिडिक ग्रुप हो सकते हैं? सल्फोनिक एसिड हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, या फिनोलिक OH ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है जो एसिडिक नेचर शो करते हैं। लेकिन जैसे कि वैसे इस एसिड डाई को आप अप्लाई नहीं करते, इसका सोडियम सॉल्ट बनाते हैं। सो दे आर यूज्ड एज देयर सोडियम सॉल्ट। सोडियम सॉल्ट के फॉर्म में हम लोग उसको यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके डाई में अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है SO3H, ये डाई मतलब X का X मतलब ये डाई का पूरा बचा हुआ मॉलिक्यूल है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट ये एसिडिक ग्रुप में है, तो सर ये हाइड्रोजन निकाल कर आप लोग क्या लगा दोगे? Na+। सो Na+ और SO3-। तो जब ये डाई पर आप आर्टिकल पर अप्लाई करने जाओगे तो अब ये SO3- बनाएगा, मतलब एनोइनिक फॉर्म में ये अवेलेबल रहेगा। सो ये एनोइनिक फॉर्म में है, वाटर सोलूबल है।
सो सॉल्ट है, इसका मतलब सर वाटर सोलूबल रहेगा ही। सो एनॉयनिक फॉर्म में रहता है, वाटर सोलूबल रहता है ये। सो जब कभी आप लोग इसीलिए सर ये एनॉयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जब आप उसको अप्लाई करते हो, इसीलिए इन डाई को एनॉयनिक डाई भी कहा जाता है। तो कहाँ यूज़ करते हैं सर ये सब चीज़ें हम लोग? तो ये हम लोग यूज़ करते हैं सर जनरली ऊल के ऊपर अप्लाई करते हैं हम लोग। सो एग्जाम्पल फॉर ऊल या फिर सिल्क या फिर नायलॉन या फिर रेयॉन। सो इस तरीके के आर्टिकल के ऊपर हम लोग अप्लाई करते हैं। दीज आर नथिंग बट द पॉलीमर्स। डेफिनेटली ये पॉलीमर्स है, कुछ नेचुरल पॉलीमर है, कुछ सिंथेटिक पॉलीमर है। तो ये आर्टिकल के ऊपर जनरली हम लोग ये एसिडिक डाई अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं देखता हूं तो एग्जाम्पल क्या है सर इस एसिडिक डाई का? तो एक सिंपल सा कॉमन सा एग्जाम्पल लेता हूं, कॉन्गो रेड या फिर पिक्रिक एसिड में प्रेजेंट रहने वाला फिनोलिक OH। सो पिक्रिक एसिड या कॉन्गो रेड, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एसिडिक डाई। तो एसिडिक डाई के बारे में क्या आपको याद रखना है कि एसिडिक डाई में एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिनोलिक OH। लेकिन आप जब उसको अप्लाई करोगे तो उसको पहले वाटर सोलूबल सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये वाटर सोलूबल है, एनॉयनिक फॉर्म में रहते हैं, इसलिए इनको आप एनॉयनिक डाई भी कहते हो। सर ये अप्लाई कौन से आर्टिकल के ऊपर करते हम लोग? तो ऊल हो गया या सिल्क या नायलॉन या रेयॉन, इन आर्टिकल के ऊपर अप्लाई करते हैं। एंड एग्जाम्पल्स आर कॉन्गो रेड एंड पिक्रिक एसिड। सेकेंड टाइप दैट इज बेसिक डाइज। सो बेसिक डाई, तो सर यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है वो अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है एज बेसिक ग्रुप। सो बेसिक ग्रुप के तौर पर अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट रहता है जो ऑक्सोक्रोम के तौर पर प्रेजेंट रहेगा। लेकिन ये जब यूज करोगे सो यूज्ड एज देयर हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट। हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट मतलब अमोनियम क्लोराइड टाइप का सॉल्ट, जैसे कि कोई आपका डाई है, ये रहा उसका बचा हुआ पोर्शन, यहाँ पर लगा है NH2 और ये HCl जब आप यहाँ पर ऐड करोगे तो ये बन जाएगा NH3+Cl। तो अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट के फॉर्म में, हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट के फॉर्म में आप लोग उसको यूज करते हो। जनरली अगर हम लोग बात करते हैं सो जनरली दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। सर ये इनसॉल्युबल रहते हैं वाटर में, लेकिन यदि आप उसको अल्कोहल में ऐड करते हो तो अल्कोहल में आप मिथेनॉल ले सकते हो, स्पिरिट ले सकते हो। तो अल्कोहल में जब ऐड करोगे तो ये बन जाता है वाटर सोलुबल। सर ये जब आप लोग सॉल्ट देखते हो हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट तो Cl- बाहर निकल जाएगा और Cl- बाहर निकलेगा तो NH3+ बनेगा। NH3+ मतलब कटायन के फॉर्म में तैयार हो रहा है। सो दे आर अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ कटायन और इसीलिए बेसिक डाई को कहा जाता है कैटोयनिक डाई भी कहते हैं हम लोग। सो कैटोयनिक डाई या बेसिक डाई कौन से आर्टिकल के ऊपर हम लोग अप्लाई करते हैं? तो जनरली दे आर यूज्ड फॉर मॉडिफाइड, दे आर यूज फॉर मॉडिफाइड नायलॉन। मॉडिफाइड नायलॉन के ऊपर अप्लाई करते हैं या पॉलिस्टर के ऊपर हम लोग ये बेसिक डाई को अप्लाई करते हैं। तो यहां पर आप लोग लिखोगे क्या? इन बेसिक डाई अमाइनो ग्रुप इज प्रेजेंट एज अ बेसिक ग्रुप and they are used as their hydrochloride salt. Generally they are insoluble in water but they become soluble in alcohol when the alcohol is added to it. So they form cation and that's why they are also called as cationic dye and they are used for generally modified nylon, पॉलिस्टर। एग्जाम्पल की अगर बात करते हो आप इसके तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख सकता हूँ क्रिस्टल वायलेट। क्रिस्टल वायलेट जिसको आप लोग इंक में वगैरह यूज करते हो, सो क्रिस्टल वायलेट कैन बी कंसिडर्ड एज एग्जाम्पल ऑफ बेसिक डाई। उसके बाद में तीसरा जो डाई होता है उसको मैं कहूँगा डायरेक्ट डाई। सो डायरेक्ट डाई सर ये वाटर सोलूबल रहता होगा। वाटर सोलूबल मतलब आप जब कभी डाई अप्लाई करने जा रहे हो तो डाई जब अप्लाई करोगे तो वो डाई वाटर में कैसा रहना चाहिए? सोलूबल रहना चाहिए। तो ये डायरेक्टली आप एनिमल फाइबर के ऊपर
अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो ये डायरेक्ट डाई जो होते हैं ये पोलर नेचर के होते हैं। पोलर नेचर के मतलब सर कोई ग्रुप है X और वहाँ पर लगा है सपोज टू बी H, तो हाइड्रोजन बीइंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन X, इट विल एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इट विल एक्वायर पार्शियल निगेटिव चार्ज। तो ये जो बॉन्ड बन गया है ये पोलर नेचर का बन गया है। तो ऐसे पोलर नेचर के बॉन्ड रहने वाले जो डाई होते हैं ये डेफिनेटली हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वाटर सोल्यूबल रहेंगे। सो दे अटैच्ड विथ फैब्रिक और आर्टिकल थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू वो अटैच्ड हो जाते हैं। सो डायरेक्ट डाई दे कैन बी अप्लाइड डायरेक्टली, उसको डायरेक्ट पानी में मिला दो और पानी में मिलाने के बाद उसमें आप वो आर्टिकल डिप कर दो। तो सर ये जो डायरेक्ट डाई होते हैं ये पोलर नेचर के होते हैं एंड डायरेक्टली अप्लाइड इन ऑन एनिमल फाइबर। सो फॉर एनिमल फाइबर की अगर बात करते हैं तो सिल्क की अगर बात करते हो या उल की अगर बात करते हो तो एनिमल फाइबर के लिए ये डायरेक्ट डाई अप्लाई करना कन्वीनियंट होता है। तो डायरेक्ट डाई के बारे में हम लोग क्या याद रखोगे कि डायरेक्ट डाई सर ये पोलर नेचर के डाई होते हैं जो आसानी से पानी में सोल्यूबल हो जाते हैं और पानी में सोल्यूबल रहने की वजह से उसका सॉल्यूशन बनाओ और वो आर्टिकल उसमें डिप कर दो। आर्टिकल के साथ जब वो अटैच्ड होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू अटैच्ड होगा और ये डायरेक्ट डाई हम लोग अप्लाई करते हैं किन चीज़ों के ऊपर, तो एनिमल फाइबर के ऊपर अप्लाई करते हैं। एंड एग्जाम्पल की अगर बात करता हूँ तो एग्जाम्पल मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर Congo red. So Congo red can be considered as an example of a direct dye और इसी डायरेक्ट डाई को हम लोग कहते हैं सब्सटेंटिव डाई। सब्सटेंटिव डाई, सब्सटेंटिव का मतलब होता है हम लोग डायरेक्टली उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। चौथा जो डाई का प्रकार होता है, मतलब डायरेक्ट डाई में क्या किया, आपका डाई कैसा था, पोलर नेचर का। पोलर नेचर का रहने की वजह से वाटर सोल्यूबल था। वाटर सोल्यूबल जो डाई था आपने वाटर में मिला दिए, सॉल्यूशन बनाया और अब आप उसमें आर्टिकल डिप कर रहे हो। आर्टिकल अगर डिप करोगे तो आर्टिकल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो ये हो गया हमारा तीसरा डाई। चौथा जो डाई है वो पढ़ना है मुझे इनग्रेन या फिर डेवलप्ड डाई। इनग्रेन या डेवलप्ड डाई, और ये जो डाई होते हैं ये इंसॉल्युबल रहते हैं वाटर में। सो इंसॉल्युबल इन वाटर, और वाटर में इंसॉल्युबल रहने, अभी डेवलप का मतलब क्या होता है, डेवलप डाई का मतलब क्या होता है, तो ये डाई को आप, इस डाई को डायरेक्टली आप अप्लाई नहीं कर सकते कोई आर्टिकल के ऊपर, और ये डाई तैयार किया जाता है प्रिपेयर्ड इन सितु। सो सितु का मतलब होता है कि ऐसे डाई जिसको हम लोग स्टोर करके रख नहीं सकते, तो ऐसे डाई को क्या करेंगे हम लोग उस फाइबर के ऊपर, उस फैब्रिक के ऊपर ही तैयार कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे कोई आर्टिकल के ऊपर डाई अप्लाई करना है तो मैं क्या करता हूँ, उस डाई बनाने के लिए जो कुछ भी केमिकल रिएजेंट यूज होते हैं उस केमिकल रिएजेंट की रिएक्शन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यदि मुझे कोई डाई मतलब कोई डाई तैयार करना है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू डेवलप ऑरेंज डाई, ऑरेंज कलर डाई ऑन एनी मटेरियल, तो मैंने क्या किया, उस मटेरियल को सीधा पहले फिनॉल के सॉल्यूशन में डाल दिया, और फिनॉल के सॉल्यूशन में डालने के बाद अब उस फिनॉल में थोड़ा सा मैं डाइजोनियम कंपाउंड ऐड कर देता हूँ। तो ऐसा करने से उस मटेरियल के ऊपर ही उन दोनों केमिकल रिएजेंट की रिएक्शन होगी और केमिकल रिएक्शन से उसी मटेरियल के ऊपर आपका डाई क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। सो दिस इज प्रिपेयर्ड डायरेक्टली ऑन मटेरियल, डायरेक्टली ऑन मटेरियल बाय केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मतलब उसको केमिकल रिएक्शन से पहले तैयार करो और तैयार करके मटेरियल के ऊपर अप्लाई करो, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग इनग्रेन डाई में। तो ऐसे डाई जो मटेरियल के ऊपर ही केमिकल रिएजेंट के बीच में केमिकल रिएक्शन करवाकर डेवलप करते हैं, ऐसे डाई को आप लोग इनग्रेन डाई कहते हो, डेवलप्ड डाई कहते हो। सो these are produced on material itself by reaction of two or more substances. So example के तौर पे अगर बात करता हूँ
तो एग्जाम्पल के तौर पर ऑरेंज रेड कलर का जो डाई हम लोग डेवलप करते हैं, सो दैट इज डेवलप्ड बाय दिस मेथड. सो इनग्रेन और डेवलप्ड डाई दीज आर insoluble in water and these are prepared on the article itself by combining two or more chemical reagent with itself. So whatever the dye prepared, that will prepared on that material, so that is called as ingrain और डेवलप्ड डाई. फॉर एग्जाम्पल मुझे ऑरेंज रेड कलर का डाई अगर कोई मटेरियल के ऊपर अप्लाई करना है तो मैं क्या करूँगा, उस मटेरियल को पहले फिनॉल के सॉल्यूशन में डाल देता हूँ और उसी सॉल्यूशन में अब मैं डाल देता हूँ थोड़ा सा डाइजोनियम कंपाउंड. आपस में वो दोनों कंपाउंड रिएक्ट होंगे, ऑरेंज रेड कलर का डाई बनाएंगे और यही ऑरेंज रेड कलर का डाई अब आपके मटेरियल के ऊपर क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा. एंड नाउ दैट will impart color to that material. So that is fourth type and that is ingrain dye. उसके बाद में मैं चल रहा हूँ पांचवें डाई के तरफ और ये पांचवा जो डाई है उसको मैं कहूँगा that is mordant dye. So mordant dye का मतलब क्या होगा, सो पांचवा टाइप mordant dye. मॉर्डेंट डाई या फिर उसी को हमने सब्सटेंटिव कहे, डेवलप्ड कहे, इसको सब्जेक्टिव कहा जाता है. सो एडजेक्टिव डाई हम लोग इसको कहते हैं. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एडजेक्टिव डाई. सो ये डाई क्या करेंगे, मॉडर्न डाई का काम क्या होता है, तो कुछ डाई ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली आप मटेरियल के ऊपर अप्लाई नहीं करते, मतलब वो डाई और उस मटेरियल के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन होती ही नहीं और डाई उस मटेरियल के ऊपर फिक्स हो ही नहीं सकता. सो सम डाइज आर देयर विच कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन मटेरियल, क्योंकि उनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होने वाली है, उनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं बनने वाले हैं. तो यहां पर मुझे कोई तो भी बाइंडिंग मटेरियल लगता है सर, बाइंडिंग मटेरियल जो मीडिएटर का काम करेगा. सो बाइंडिंग मटेरियल जिसको आप मीडिएटर कहोगे, जिसको हम लोग कहेंगे मॉर्डेंट. मतलब डाई और आर्टिकल के बीच में यदि कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, डाई अगर उस आर्टिकल के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई अगर नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे केसेस में उस डाई और मटेरियल के बीच में लिंक बनाने के लिए हम कोई तो भी तीसरी चीज ऐड कर देते हैं जो बाइंडिंग मटेरियल के तौर पर काम करता है, मीडिएटर के तौर पर काम करता है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे मॉर्डेंट. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो कुछ भी मैंने आर्टिकल लिया है, सो दैट आर्टिकल जो कुछ भी मटेरियल है जिसको डाई करना है, सो दैट आर्टिकल इज डिप्ड इन मॉर्डेंट फर्स्ट. पहले तो मैं उस मीडिएटर में उसको ऐड कर दूंगा. सो आर्टिकल इज फर्स्ट डिप्ड इन मॉर्डेंट एंड मॉर्डेंट में ऐड करने के बाद देन इन डाई सॉल्यूशन, तो बाद में मैं उसको डाई सॉल्यूशन में ऐड कर दूंगा. तो होगा क्या सर, ये मॉर्डेंट और डाई सॉल्यूशन के बीच में बन जाता है कॉम्प्लेक्स. सो कॉम्प्लेक्स विथ द डाई एंड अटैचमेंट टू द फाइबर. सो हियर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज कैरिड आउट. कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किन के बीच में बन रहा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है डाई और उस मॉर्डेंट के बीच में. सो सबसे पहले आप लोगों ने उस मटेरियल को मॉर्डेंट में डिप किए और बाद में आपके डाई सॉल्यूशन में डिप किए. मॉर्डेंट और डाई के बीच में बन गया कॉम्प्लेक्स और ये कॉम्प्लेक्स जाकर अब उस आर्टिकल के ऊपर अटैच्ड हो सकता है. सो अगर हम लोग बात करते हैं एसिडिक डाई के लिए, सो फॉर एसिडिक डाई हम लोग मॉर्डेंट के तौर पर यूज करते हैं दैट इज मेटल आयंस. अगर आपके पास में एसिडिक डाई है तो ऐसे केसेस में हम मेटल आयंस मॉर्डेंट के तौर पर यूज करते हैं. जबकि अगर बेसिक डाई आपके पास में प्रेजेंट है, सो फॉर बेसिक डाई वी यूज टैनिक एसिड. तो टैनिक एसिड को यूज करते हैं हम लोग मॉर्डेंट के तौर पर. सो फॉर एसिडिक डाई metal ions are used as a mordant and for basic dye टैनिक एसिड इज यूज्ड एज मॉर्डेंट. अभी आपको कलर कौन सा चाहिए, तो ये जनरली जो यूज करते हैं ये ऊल के लिए, फॉर ऊल एंड नाइलॉन,
तो इन आर्टिकल के ऊपर डाई अप्लाई करते समय हम लोग जनरली इस एडजेक्टिव मटेरियल को अप्लाई करते हैं, मॉर्डेंट मेथड को हम लोग अप्लाई करते हैं। जैसे कि आपको उस मटेरियल को कलर देना है वायलेट, तो मेटल के तौर पर यूज करते हो आप लोग मैग्नीशियम। अगर आपको ब्लैक कलर डेवलप करना है तो वहां पर यूज करते हो Fe2+ आयन। वैसे अगर आपको ब्लू कलर अगर डेवलप करना है तो आप लोग यूज करते हो ब्लू कलर के लिए बेरियम आयन। सो बेरियम आयन यूज करेंगे हम लोग अगर मुझे ब्लू कलर चाहिए तो। सो इन दिस वे द कॉम्प्लेक्स आर कलर्ड। जो कुछ भी कॉम्प्लेक्स बनता है सो कॉम्प्लेक्स की विशेष प्रॉपर्टी है दे शो अ गैलेक्सी ऑफ कलर। सो सर ये मॉर्डेंट कौन सा यूज होने वाला है और वो कौन से तरीके का कॉम्प्लेक्स बनाने वाला है और उस कॉम्प्लेक्स का कलर क्या रहेगा, तो कॉम्प्लेक्स का कलर डिसाइड करता है कि आप कौन से मेटल आयंस यूज करते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉर्डन डाई। और मॉर्डन डाई का एग्जांपल मैं ले सकता हूं एलिजेरिन। सो एलिजेरिन इज एन एग्जांपल ऑफ मॉर्डेंट डाई। तो ये हो गया मॉर्डन डाई के बारे में। सबसे पहले तो मैंने कहा कि कुछ डाई ऐसे होते हैं विच कांट बी अप्लाइड ऑन मटेरियल। सो देर इज अ नीड ऑफ बाइंडिंग मटेरियल विच इज कॉल्ड एज मीडिएटर और मॉर्डन। First article is dipped into the mordant and then is dye solution. This mordant and dye solution form complex of suitable color and this complex now will get fixed on that article. This is used for generally wool and nylon. To get a variety of color we can use variety of ions as in complex formation. For acidic dye metal ions are used for the complex formation और for basic dye tannic acid is used as a mordant। तो ये हो गया हमारा पांचवा टाइप, दैट इज नथिंग बट द मॉर्डेंट डाई। और उसके बाद में हम लोग बात करते हैं लास्ट टाइप ऑफ डाई एंड दैट इज कॉल्ड एज वैट डाई। सो वैट डाई का मतलब क्या होता है सर? वैट का मतलब होता है लार्ज कंटेनर। सो लार्ज कंटेनर होता है ये वैट का मतलब। तो सर वैट मीन्स लार्ज कंटेनर। तो अभी करते क्या है? तो सर जनरली ये जो डाई होते हैं ये इंसॉल्युबल रहते हैं वाटर में, इंसॉल्युबल इन वाटर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे इंसॉल्युबल इन वाटर है लेकिन कोई तो भी कलर के है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा सर, इस डाई को सबसे पहले मैं रिडक्शन कर दूंगा उनका। और रिडक्शन करने के बाद अब मेरे पास में जो कुछ भी कंपाउंड बनेगा वो रहेगा ल्यूको कंपाउंड। ल्यूको कंपाउंड मतलब होता है सर कलरलेस। ऐसा कलरलेस कंपाउंड जो डाई के रिडक्शन के बाद में तैयार हुआ है, ऐसे कंपाउंड को ल्यूको कंपाउंड कहा जाता है। मतलब पहले वो वाटर इनसॉल्युबल था और मुझे कोई मटेरियल के ऊपर अप्लाई करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, वाटर सोल्यूबल करना पड़ेगा। तो ये डाई जो कोई तो भी कलर्ड का था और ये वाटर इनसॉल्युबल था, तो मुझे सबसे पहले उसको वाटर सोल्यूबल बनाना पड़ेगा। तो वाटर सोल्यूबल बनाने के लिए आई हैव फर्स्ट कैरी आउट द रिडक्शन ऑफ दैट डाई। रिडक्शन के बाद में आप लोगों को ल्यूको कंपाउंड मिलता है जो कलरलेस होता है लेकिन वाटर सोल्यूबल है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये वाटर सोल्यूबल ल्यूको कंपाउंड जो कलरलेस है सर, इसमें अब हम हमारा आर्टिकल डिप कर देंगे। और आर्टिकल यदि यहाँ पर डिप कर देते हो, सो आर्टिकल इज डिप्ड इन किसमें, ल्यूको कंपाउंड, सॉल्यूशन ऑफ ल्यूको कंपाउंड। सो ल्यूको कंपाउंड के सॉल्यूशन में हमारा आर्टिकल डिप कर देते हैं। तो आर्टिकल यदि आप उस ल्यूको कंपाउंड के सॉल्यूशन में डिप करोगे तो आर्टिकल कैसे दिखेगा आपको, डेफिनेटली इट विल बी कलरलेस। लेकिन सर वो कोई तो भी कलर का था। फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए हमारा डाई बेसिकली ब्लू कलर का था लेकिन सर वो वाटर इनसॉल्युबल था। तो मैंने उसका पहले रिडक्शन किया और रिडक्शन करके मैंने उसको क्या बनाया, कलरलेस बनाया। लेकिन क्या है वो
वाटर सोलूबल है। ये कलरलेस जो कंपाउंड तैयार हुआ है आफ्टर द रिडक्शन ऑफ डाई, दैट इज कॉल्ड एज ल्यूको कंपाउंड। और अब मैं इस ल्यूको कंपाउंड के सॉल्यूशन में हमारे आर्टिकल को डिप कर देता हूं। सो व्हेन द आर्टिकल इज डिप्ड इनटू द सॉल्यूशन ऑफ ल्यूको कंपाउंड, दैट आर्टिकल सिम्स टू बी कलरलेस। वो आर्टिकल कैसे दिखेगा आपको? कलरलेस दिखेगा। लेकिन अब क्या करोगे, इस आर्टिकल को वी विल एक्सपोज इट विथ एयर एंड सनलाइट। हम लोग एयर और सनलाइट से उसको एक्सपोज करेंगे, और जैसे ही इस आर्टिकल को हम एयर और सनलाइट के एक्सपोजर देंगे, अब धीरे धीरे उसका वापस क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन होकर वापस क्या बन जाता है? हो कलर्ड डाई बन जाता है। सो नाउ इट विल गे अंडरगो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होने के बाद अब ये आर्टिकल आपको कैसे दिखेगा? कलर्ड दिखेगा, क्योंकि आपका ल्यूको कंपाउंड अब ऑक्सीडाइज्ड होकर फिर से क्या बन चुका है? डाई बन चुका है, जो कलर्ड है। इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं तो एग्जाम्पल होता है इंडिगो डाई। और ध्यान रहे, इंडिगो डाई ये सबसे पहला सिंथेटिक डाई होता है। सो इंडिगो डाई वाज द फर्स्ट डाई दैट वाज सिंथेसाइज्ड बाय अ ह्यूमन बीइंग। सो ये जब को भी आप लोगों ने जो कुछ भी आप लोगों ने यहाँ पर रिडक्शन किए हो, तो रिडक्शन के लिए आपको अल्कलाइन सोडियम बाइसल्फाइड लेना पड़ता है, NaHCOSO3। सो सर ये हो गया हमारे वैट डाई के बारे में। तो सबसे पहला वैट डाई जो इंट्रोड्यूस किया था ह्यूमन बीइंग ने, वो था इंडिगो डाई। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर पढ़े हम लोग? पहला बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन, नाइट्रोसोडाई, नाइट्रोडाई, एजोडाई। एजोडाई के फिर से दो प्रकार, उसके बाद में एजोडाई के बाद में पढ़े ट्राइफिनिल मीथेन डाई, उसके बाद में एंथ्राक्विनोन डाई और थैलिन डाई। उसके बाद में उसका क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम बताए, एक एक एग्जाम्पल बताए। उसके बाद में हम लोग आए उसके क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एप्लीकेशन। सो वहाँ पर हम लोगों ने देखे कि पहला जो डाई देखे हम लोगों ने एसिडिक डाई, दूसरा बेसिक डाई, तीसरा हम लोगों ने देखे तीसरा डाई डायरेक्ट डाई, चौथा डाई देखे हम लोगों ने इनग्रेन डाई, पांचवा डाई देखे हम लोगों ने मॉडर्न डाई, और सिक्स डाई हम लोगों ने देखे वैट डाई। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज। सो जैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है उस हिसाब से आप लोगों के नोट्स में भी लिखा होगा। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। इन नेक्स्ट वीडियो वी हैव टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग एंड सिंथेसिस एंड यूजेस इन सम डाइज। कुछ डाइज हम लोगों को देखना है और उस डाइज को कैसे लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करते हैं। तो हमारे सिलेबस में 4 डाइज हमको पढ़ना है। एक कॉन्गोरेड है, दूसरा क्रिस्टल वायलेट है, तीसरा फिनोप्टैलिन है और चौथा एलिजेरिन है। सो ऐसे 4 डाइज का मुझे प्रिपरेशन और यूजेस पढ़ना है, एंड दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। सो हियर आई हैव टू स्टॉप। थैंक यू सो मच।